वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे गृह विज्ञान अर्थात होम साइंस के मॉडल पेपर के बारे में। और होम साइंस का बीए प्रथम सेमेस्टर के जो छात्र छात्राएं होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो गृह विज्ञान बीए प्रथम सेमेस्टर अर्थात बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात करने वाला हूँ। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले, जल्दी से वीडियो को देख लीजिए और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर एमसीक्यू टाइप के जो है प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होने वाली है, उनके लिए यह मॉडल पेपर सफिशियंट है। और साथ ही साथ ये मैं बता दूं आपको कि जैसे कि जो लिखित वाले हमारे भाई बंधु हैं या फिर जो बहनें हैं, उनके लिए ऑलरेडी पहले से ही लिखित मॉडल पेपर अवेलेबल है। उसको उसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके, सॉरी। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में बात करूं तो जो है और भी कुछ मॉडल पेपर देने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार से आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे, मिस ना कर सकें इस प्रकार की वीडियो को। इसमें हमने 100 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखने का प्रयास किया है। बीए प्रथम सेमेस्टर गृह विज्ञान के बारे में बात कर रहा हूं। और कुछ विश्वविद्यालय में जो है लिखित पेपर होता है, कुछ में ऑब्जेक्टिव। हालांकि ये जो मैं बता रहा हूं आज का वीडियो ये है, ये लिखित वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। लिखित वालों को कंटेंट मिलेगा, जानकारी मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। और ऑब्जेक्टिव वालों के लिए तो एक प्रकार से प्रैक्टिस हो ही जाएगी उनकी, यहाँ की कैसे प्रश्न आते हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं जो है होम साइंस के। देखते हैं, पहला आपके सामने जो है प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। पहला प्रश्न है मेरे भाई, कौन सा प्रश्न पत्र जो है प्रश्न का यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। प्रश्न है कि शरीर निर्माण की इकाई है, शरीर निर्माण की इकाई अर्थात शरीर बनने में जो सबसे छोटी इकाई होती है कौन सी होती है। ऑप्शन ए है इंद्रिय, बी है ऊतक, सी है अवयव और डी है कोशिका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोशिका। तो शरीर निर्माण की जो इकाई होती है छोटी, सबसे छोटी इकाई या मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? कोशिका होती है। अगला प्रश्न आपके सामने एग्जाम से बन सकता है कि कोशिका झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए जलीय पदार्थ से, ऑप्शन बी है कोशिका केंद्रक से, ऑप्शन सी है जीव द्रव्य से, या ऑप्शन डी है कैल्शियम लवण से। तो कोशिका झिल्ली मेरे प्यारे दोस्तों किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली जो बनी होती है वह कैल्शियम लवण से बनी होती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ओके, चलिए फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, कोशिका के ऊर्जा ग्रह होते हैं, कोशिका के ऊर्जा ग्रह होते हैं। ऑप्शन ए है केंद्रक होता है, या बी है राइबोसोम होते हैं, या सी है माइटोकॉन्ड्रिया होती है, या फिर डी है लाइसोसोम होता है। तो कोशिका के ऊर्जा ग्रह क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो कोशिका के ऊर्जा ग्रह होते हैं। तो कोशिका को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? ये माइक्रोकॉन्ड्रिया से। माइक्रोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा जो है संचित होती है, वो एक प्रकार से कोशिका का ऊर्जा ग्रह है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने चौथा, की कोशिका में जनन क्रिया होती है। कोशिका में जनन क्रिया होती है किसके द्वारा? ऑप्शन ए है केंद्रक के द्वारा, ऑप्शन बी है कोशिका झिल्ली के द्वारा, ऑप्शन सी है कोशिका द्रव्य के द्वारा, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा केंद्रक के द्वारा। कोशिका में जनन क्रिया किसके द्वारा होती है? केंद्रक के द्वारा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा। चलिए एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे जितने भी हमारे भाई बंधु देख रहे हैं। चलिए, जितनी बहनें देख रही हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगी। चलिए आगे देखते हैं, पांचवा प्रश्न आपके एग्जाम से बन सकता है कि प्रत्येक कोशिका जिस पदार्थ की बनी होती है उसे क्या कहते हैं? प्रत्येक कोशिका जिस पदार्थ की बनी होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है जो है प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन बी है जीव सार, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा जो है प्रोटोप्लाज्म से भी और जीव सार दोनों से मिलकर के प्रत्येक कोशिका बनी हुई होती है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ओके, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न आपके सामने है, छठवां नंबर प्रश्न देखें कि पौष्टिक तत्वों को पचाने वाले सभी अंगों के समूह को क्या कहते हैं? पौष्टिक तत्वों को पचाने वाले सभी अंगों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उत्सर्जन तंत्र, ऑप्शन बी है परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन सी है पाचन तंत्र और ऑप्शन डी है तंत्रिका तंत्र। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो पौष्टिक तत्वों को पचाने वाले सभी अंगों के समूह को हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा। सातवां नंबर प्रश्न देखें, पाचन क्रिया में सहायक अंग कौन कौन से हैं? पाचन क्रिया में सहायक अंग कौन कौन से? ऑप्शन ए है लार ग्रंथियां, ऑप्शन बी है यकृत और पित्ताशय, ऑप्शन सी है अग्न्याशय और ऑप्शन डी है उपरोक्त तो सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पाचन क्रिया में सहायक अंग जो है वो कौन है मेरे भाई? कौन है? पाचन क्रिया में सहायक अंग कौन है? तो है आपका जो है यकृत, पित्ताशय, लाल ग्रंथियां, अग्न्याशय, ये सब पाचन क्रिया में जो है एक प्रकार से सहायक अंग के रूप में आते हैं। तो ये ऊपर तो डी इज राइट आंसर। ओके, चलिए
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा, देखें। 8वां नंबर प्रश्न, आहार नाल में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? फटाफट से बताने का प्रयास करें कि आहार नाल में पाचन क्रिया जो होती है आखिरकार कहाँ से प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए दिया है मुंह से, ऑप्शन बी दिया है जीभ से, ऑप्शन सी दिया है ग्रसनी से और ऑप्शन डी दिया है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? आहार नाल में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो आहार नाल में पाचन क्रिया जो होती है मेरे भाई जो है बंधु, कहाँ से प्राप्त होती है? तो मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है। आहार नाल में पाचन क्रिया जो होती है मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका 9वां नंबर, पाचन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाई पाचन तंत्र के मुंह, अग्न्य, अमाशय, ग्रसनी, ग्रास नली, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब पाचन तंत्र के अंग होते हैं, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। आपको बता दूं कि यहाँ पर वीडियो में निकलेगा कि मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे बहनें, तो कुछ अधिकतर जो है बहनें ही पढ़ रही होंगी कौन होम साइंस को, तो उन्हीं के लिए भाई शब्द एक प्रकार से समझ लीजिए कि क्योंकि बहनें कहने का आदत उतना ज़्यादा नहीं, भाई कहने का आदत है, तो वो लोग आप मैनेज करिएगा। अगला प्रश्न है 10वां नंबर कि भोजन को टुकड़ों में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? भोजन को टुकड़ों में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं, कौन करते हैं? ए ऑप्शन है रत्नक, बी है कृंतक और सी है प्रीमोलर्स और डी है मोलर्स। ये दांतों के प्रकार दिए गए हैं। तो कहा जा रहा है आपके कि भोजन को टुकड़ों में परिवर्तन करने का कार्य कौन से प्रकार के दांत करते हैं? तो जो कृंतक प्रकार के दांत होते हैं वो भोजन को टुकड़ों में विभाजित करते हैं। ओके, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप जा रहा होगा। 11वां नंबर प्रश्न पर ध्यान दें, फोकस करें अपनी आंख की जो लेंस है उसका, कि छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। ए ऑप्शन है अम्लीय माध्यम में, बी ऑप्शन है क्षारीय माध्यम में, सी ऑप्शन है उदासीन माध्यम में, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो छोटी आंत में पाचन प्रारंभ होता है, मतलब छोटी आंत में जो भोजन का जो पाचन होता है वो क्षारीय माध्यम में होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? ऑप्शन है 9 लीटर, बी है 11 लीटर, सी है 5 लीटर और डी है 10 लीटर। बताने का प्रयास करें सभी लोग फटाफट से। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, फेफड़ों में जो है लगभग बात की जाए तो 5 लीटर पानी जो होता है गैस धारण, मतलब कि फेफड़ों में 5 लीटर गैस धारण करने की जो क्षमता होती है वो अधिकतम होती है। 5 लीटर ऑप्शन सी में आपको दिया है, ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से इसको करने का प्रयास करें। प्रश्न है आपका कि ऑक्सीजन का ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन के ऊपर, बी है हृदय की क्रिया पर, सी है फेफड़ों पर और डी है धमनियों पर। तो ऑक्सीजन का ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो होता है, उत्सर्जन की जो मात्रा होती है किसके ऊपर निर्भर करती है भाई? तो किसके ऊपर निर्भर करती है? तो ये करती है आपका जो है हीमोग्लोबिन के ऊपर, हीमोग्लोबिन के ऊपर जो है निर्भर करती है। ऑप्शन इसका ही करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने है 14वां नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्वसन केंद्र, प्रश्वसन केंद्र ऑप्शन ए दिया है डायफ्राम एवं इंटरक्रस्टल पेशियों से तंत्रिका द्वारा संबंधित होता है, या ऑप्शन बी है फेफड़ों में स्थित ग्राही केंद्रों से तंत्रिका द्वारा संबंधित होता है प्रश्वसन केंद्र, या उपयुक्त दोनों। करेक्ट आंसर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका होगा आपका कि जो प्रश्वसन केंद्र होते हैं डायफ्राम एवं इंटरकास्टल पेशियों से तंत्रिका द्वारा संबंधित होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 15वां नंबर प्रश्न देखें। 15वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा। 15 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक व्यक्ति साधारण श्वास में भीतर जो वायु लेता है वह छोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? तो भाई उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? जो एक प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति जो होता है, प्रत्येक व्यक्ति साधारण श्वास में जो भीतर वायु लेता है और वह छोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है प्राणवायु, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है आपके सामने परिशिष्ट वायु, सी ऑप्शन है संपूरक वायु और डी ऑप्शन है अपशिष्ट वायु। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्राणवायु, इसको क्या कहते हैं? प्राणवायु कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि श्वास नली बनी हुई होती है। आप 16 नंबर प्रश्न, श्वास नली बनी होती है। ऑप्शन ए है कार्टिलेज की, बी है हड्डियों की, सी है पेशियों की और डी है उपयुक्त में से किसी की नहीं। तो श्वास नली जो किससे बनी हुई होती है? कार्टिलेज की बनती है। किसकी बनती है? कार्टिलेज की। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर, श्वसन तंत्र का अवयव है, श्वसन तंत्र का अवयव है। ऑप्शन ए है ग्रसनी है, या बी है मतलब कि श्वसनी है, या फिर सी है फुफ्फुस है, या फिर डी सभी हैं। तो भाई श्वसन तंत्र के ये ग्रसनी, श्वसनी और ये फुफ्फुस, ये सभी जो है श्वसन तंत्र के ही अवयव हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है।
अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। देखिए सभी लोग, 18 नंबर प्रश्न है कि हृदय के सभी प्रकोष्ठों में से सबसे बड़ा प्रकोष्ठ कौन सा होता है। ऑप्शन ए है बायां अलिंद, या ऑप्शन बी है दायां अलिंद, ऑप्शन सी है बायां निलय, और जो है आपका डी है दायां निलय। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हृदय के सभी प्रकोष्ठों में से सबसे बड़ा जो प्रकोष्ठ है वो है बायां निलय। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने 19 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें। 19 नंबर प्रश्न, शरीर का वह स्थान, मतलब शरीर का वह संस्थान जो रक्त को शरीर की लघुतम इकाई मतलब की इकाई कोशिकाओं तक पहुंचाता है, वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी है रक्त परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन सी है उत्सर्जी तंत्र, और ऑप्शन डी है पेशी तंत्र। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो शरीर का वह स्थान जो रक्त अर्थात खून को शरीर की लघुतम अर्थात जो छोटी इकाई होती है कोशिका, उन तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, वही करता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 20वां नंबर प्रश्न देखें। जो है रक्त हृदय से निकलकर समस्त शरीर में चक्कर लगाने के उपरांत पुनः हृदय में लौट आता है, रक्त की इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो भाई ऑप्शन ए है रक्त परिभ्रमण कहते हैं, या बी है रक्त परिसंचरण कहते हैं, या सी है ए और बी दोनों कहते हैं, या डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या है, फिर एक बार फिर से सुनिए कि रक्त हृदय से निकल करके सारे के सारे शरीर में चक्कर लगाने के बाद में पुनः हृदय में वापस लौट आता है। ये जो है रक्त की ये जो क्रिया हुई है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम रक्त परिभ्रमण भी कहते हैं और रक्त परिसंचरण भी कहते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि श्वेत रक्त कणिका का दूसरा नाम क्या है। श्वेत रक्त कणिका का दूसरा नाम क्या है भाई? इसको जो है WBC के नाम से जाना आता है श्वेत रक्त कणिका को। तो इसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया है जो है एरिथ्रोसाइट, बी दिया है ल्यूकोसाइट, और सी दिया बिम्बाणु, और डी दिया है थ्रोम्बोसाइट्स। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो श्वेत रक्त कणिका को दूसरे नाम से ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना आता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ओके, ल्यूकोसाइट्स के नाम से। अगला प्रश्न आपके सामने, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है, मतलब कितना खून होता है। ऑप्शन ए 6 लीटर, ऑप्शन बी है 5 लीटर, ऑप्शन सी है 4 लीटर, और ऑप्शन डी है आपका 3 लीटर। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो खून होता है मेरे भाई वो 6 लीटर होता है। ओके, ऑप्शन इसका 6 मतलब कि ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य के कितने रक्त समूह पाए जाते हैं। तो मनुष्य के 4 रक्त समूह पाए जाते हैं। तो इनमें से कौन होगा? ए बी, बी या ओ। बी ऑप्शन है ABCD, सी ऑप्शन है ABKO, ऑप्शन डी है RH RD RE। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाई एक होता है जो है रक्त समूह ए, एक होता है बी, एक होता है ओ, और एक होता है AB। ठीक, तो ये आपने देखा, ये करेक्ट आंसर इसका होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न आपके सामने है 24 नंबर कि वह कौन सा पदार्थ है जो व्यक्ति के शरीर का मतलब पोषण करता है। तो वह कौन सा पदार्थ है जो व्यक्ति के शरीर का पोषण करता है। ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है कैलोरी, ऑप्शन सी है भोजन, और ऑप्शन डी है जल। तो भाई जो है शरीर का जो व्यक्ति के शरीर का पोषण करता है वो कौन सा भाई? जो भोजन होता है यही पोषण करता है। ओके, कौन होता है? भोजन। अगला प्रश्न आपके सामने, पोषण की कितनी स्थितियां होती हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है मतलब ऑप्शन बी है 3, और ऑप्शन डी सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पोषण की भाई कितनी स्थितियां हैं? 4 स्थितियां। ऑप्शन इसका सी वाला करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ा होगा। चलिए फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर की, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो वह स्थिति क्या कहलाती है। ऑप्शन है कुपोषण, ऑप्शन बी है अपर्याप्त पोषण, ऑप्शन सी है सुपोषण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो वह स्थिति क्या कहलाती भाई? तो वह स्थिति कहलाती है सुपोषण, यानी कि अनुकूल है, जो भोजन खा रहे हैं, जो पोषण मिल रहा है हमको, वो शरीर के लिए ठीक ठाक है, शरीर के दिशा मतलब कि शरीर के अकॉर्डिंग हम खा रहे हैं, तो वो सुपोषण कहलाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, पौष्टिक तत्व हैं। ऑप्शन ए दिया है प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट और वसा, ऑप्शन सी दिया है विटामिन और खनिज लवण, तो और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी। तो जो है पौष्टिक तत्व कौन कौन से भाई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, अर्थात डी वाला ऑप्शन इसका होगा। ठीक है, अर्थात प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, खनिज लवण, ये सब पौष्टिक तत्व के अंतर्गत आते हैं, पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 28 नंबर, शरीर में पोषक तत्वों के कार्य हैं। शरीर में पोषक तत्वों के कार्य हैं। ऑप्शन ए है ऊर्जा प्रदान करता है हमको पोषक तत्व जो होते हैं, या बी है शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, या फिर शरीर में मतलब शरीर की वृद्धि में सहायता करते हैं, या फिर उपयुक्त डी सभी।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी को पता होगा। तो शरीर में पोषक तत्वों का कार्य होता है, ऊर्जा भी प्रदान करते हैं ये, शरीर क्रियाओं को नियंत्रित भी करते हैं, शरीर की वृद्धि में भी सहायता प्रदान करते हैं, और यही ऑप्शन इसका क्या हो गया, डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। ओके, 28 का। 29 नंबर प्रश्न देखिए फटाफट से। 29 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि शरीर में भोजन का कार्य है, शरीर में भोजन का कार्य है। ऑप्शन ए दिया है ऊर्जा प्रदान करता है, ऑप्शन बी तंतुओं का निर्माण करना और उनकी टूट फूट की मरम्मत करना, ऑप्शन सी दिया है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना या फिर विकास करना उनका, या फिर डी दिया ऊपर सभी। तो भाई ये सारे के सारे कार्य होते हैं सब भोजन के, ठीक है। भोजन जो होता है शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है, तंतुओं का निर्माण भी करता है, टूट फूट जो हो जाती तंतुओं की उनकी मरम्मत भी करता है, और शरीर को रोग से प्रतिरोधक क्षमता एक प्रकार से शरीर की बढ़ाता है ताकि रोगों से उसकी रक्षा हो सके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 30वां नंबर देखें। 30वां नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा उत्पन्न करने वाले भोज्य तत्व हैं, ऊर्जा उत्पन्न करने वाले भोज्य तत्व कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए दिया कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी दिया है वसा, ऑप्शन डी सी दिया प्रोटीन, और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। तो भाई ऊर्जा प्रदान करने वाले जो भोज्य तत्व है कौन से हैं, ये कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर निर्माण में सहायक पौष्टिक तत्व कौन से हैं। ऑप्शन ए है वसा, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है जल, और डी है आपका प्रोटीन। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो शरीर निर्माण में खास करके जो सहायक पोषक तत्व है या पौष्टिक तत्व है वो कौन सा है, प्रोटीन है आपका। ओके, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, सुरक्षात्मक आहार क्या है। क्या सुरक्षात्मक आहार है, सुरक्षात्मक आहार क्या है। ऑप्शन ए है अंडा, बी है पनीर सॉरी खमीर, सी है दालें, और डी है आपका अनाज। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो प्रोटीन जो है सुरक्षात्मक आहार के अंतर्गत आपका अंडा जो होता है सुरक्षात्मक आहार है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, प्रोटीन दूध में किस रूप में पाई जाती है। प्रोटीन दूध में किस रूप में पाई जाती है। ऑप्शन ए दिया है केसिन के रूप में, ऑप्शन बी दिया है जो है एल ब्यूमिन के रूप में, ऑप्शन सी दिया है ग्लूटिन के रूप में, ऑप्शन डी दिया है आयोन के रूप में। तो प्रोटीन दूध में जो है किस रूप में मिलाई जाती है भाई, तो प्रोटीन जो होती है दूध में जो है केसिन के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में, केसिन के रूप में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर देखें। 34 नंबर प्रश्न है कि प्रोटीन की कमी का प्रभाव है, प्रोटीन की कमी का प्रभाव क्या होता है। ए ऑप्शन दिया है मतलब प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए है स्कर्वी, बी है रतौंधी, सी है रिकेट्स, और डी है क्वासी योरकर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यही क्वासी योरकर होगा, क्योंकि रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी किससे होता है, स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन आपका सी की कमी से होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो आपको ये पता है कि ये सब विटामिन के रोग होते हैं, तो प्रोटीन की कमी से कौन सा होगा, क्वाइसियोरकर। अगला प्रश्न है 35 नंबर, प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम साधन है। ऑप्शन ए है मांस, बी है मछली, सी है अंडा, और डी है सभी। तो भाई प्रोटीन इन सभी से मिलते हैं, मांस से भी, अंडा से भी, मछली से भी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए फटाफट से, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा, फटाफट से देखें इसको। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहा है मेरे भाई। अगला प्रश्न यह है 36 नंबर देखें कि कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन है। ऑप्शन है आलू से, या बी दिया अरबी से, सी दिया जिमिकन से, और डी दिया ऊपर सभी से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि आखिरकार कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। आलू से, अरबी अर्थात घुइया से, ऑप्शन सी है जिमीकंद से, भी एक प्रकार से सब्जी वाला मतलब फल ही होता है एक प्रकार का। तो इन सभी किससे प्राप्त होता है, तो इन सभी से प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट। ओके, ये सब सभी से प्राप्त होता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य हैं। ऑप्शन दे ए दिया है शरीर की निरोधक क्षमता बढ़ाना, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ऑप्शन बी है शरीर में चिकनाई उत्पन्न करना। ऑप्शन सी है अस्थियों को मजबूत करना। ऑप्शन डी है शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति उत्पन्न करना। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य हैं भाई, कौन सा कार्य है, शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति उत्पन्न करना। ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य होता है, शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति प्रदान करना। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा 38 नंबर देखें, वसा की अधिकता से रोग हो जाता है। वसा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, फटाफट से बताने का प्रयास करें। वसा की कमी से मतलब वसा की अधिकता से रोग हो जाता है, कौन सा रोग। ऑप्शन ए है क्वासियोरकर, ऑप्शन बी है चर्म रोग, ऑप्शन सी है जीरोसिस जो है जंकटाइवा, और डी ऑप्शन है ओबेसिटी। कौन सा रोग हो जाता है, और वसा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, ओबेसिटी नाम का रोग हो जाता है। वसा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, ओबेसिटी नाम का रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है वसा के कार्य क्या है। वसा के कार्य हैं,
तो ऑप्शन ए है शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना, ऑप्शन बी है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन सी है ताप के कुचालक का कार्य करना है उपयुक्त, ऑप्शन जो है डी जो है उपयुक्त सभी। तो इस वसा के कई कार्य होते हैं, जैसे शरीर के कोमल अंगों की रक्षा भी करता है, शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करना काम होता है वसा का, और साथ ही साथ ताप के कुचालक का भी कार्य करता है। तो और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, ये सभी। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। विटामिन हमारे शरीर को कैसा बनाते हैं? ऑप्शन ए कमजोर बनाते हैं, ऑप्शन बी है मोटा तगड़ा बनाते हैं, ऑप्शन सी है शक्तिशाली बनाते हैं, ऑप्शन डी है स्वस्थ बनाते हैं। तो विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर को कैसा बनाते हैं भाई, स्वस्थ बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने है 41 नंबर प्रश्न देखिए। विटामिन ए के अभाव में बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, अर्थात विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए दिया है विटामिन बेरी बेरी, ये बी की कमी से होता है, ऑप्शन ए बी दिया रतौंधी, यही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी दिया रिकेट्स, ये किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से, सॉरी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन आपके ए की कमी से रतौंधी। ओके, रिकेट्स डी की कमी से होता है। करेक्ट हो गया आपका, तो रतौंधी वाला करेक्ट होगा आपका। ठीक, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ओके, तो विटामिन ए के अभाव में कौन सा करेक्ट होगा, रतौंधी। अगला प्रश्न आपके सामने है 42 नंबर। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? हमने अभी भी आपको बताया विटामिन सी से कौन सा होता है भाई। ऑप्शन है बेरी बेरी, बी है रतौंधी, सी है रिकेट्स और डी है स्कर्वी। तो विटामिन जो बी होता है विटामिन सी, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नाम का रोग होता है। कौन सा, स्कर्वी, ऑप्शन डी में दिया होगा स्कर्वी रोग। ओके, यही करेक्ट होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है? विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए दिया है नेत्रों की ज्योति को बढ़ाता है, जो है ऑप्शन बी दिया है शरीर में ऊर्जा को उत्पन्न करना, ऑप्शन सी दिया प्रजनन शक्ति को बढ़ाना, ऑप्शन डी दिया है शरीर का निर्माण करना। तो विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है भाई, विटामिन ई का प्रमुख कार्य है प्रजनन शक्ति को बढ़ाना। क्या, प्रजनन शक्ति को बढ़ाना, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न 44 नंबर। विटामिन सी पाया जाता है, ऑप्शन ए है मक्खन में, ऑप्शन बी है घी में, ऑप्शन सी है तेल में और ऑप्शन डी है नींबू में। विटामिन सी कहाँ पर पाया जाता है? विटामिन सी जो है वो जो है खास करके नींबू में अधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन इसका डी है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न देखिए फटाफट से, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। अगला प्रश्न विटामिन डी की जो रासायनिक प्रकृति है, ऑप्शन ए है मतलब विटामिन डी की रासायनिक प्रकृति है, ऑप्शन ए है बेरी बेरी, ऑप्शन बी है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी है टेकोफेरॉल और ऑप्शन डी है नेप्थो क्विनान। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? जो विटामिन डी है इसकी रासायनिक प्रकृति या रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला देख लेते हैं अगला प्रश्न। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 46 नंबर कि खनिज लवण के निर्माणकारी कार्य हैं। खनिज लवण के निर्माणकारी कार्य हैं, ऑप्शन ए दिया है हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, ऑप्शन बी दिया है दांत तथा अस्थियों का निर्माण करना, ऑप्शन सी दिया है थायरॉक्सिन का निर्माण करना, ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो खनिज लवण के जो है कार्य कौन कौन से होते हैं? हीमोग्लोबिन का निर्माण भी करते हैं, दांत एवं अस्थि अर्थात हड्डियों का निर्माण भी करवाते हैं खनिज लवण, थायरॉक्सिन का निर्माण ये सब करवाते हैं, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने 47 नंबर। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक कारक है। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक कारक कौन है? ऑप्शन ए दिया प्रोटीन, ऑप्शन बी दिया विटामिन डी, ऑप्शन सी है फास्फेट्स और जो है अगला ऑप्शन है आपका जो है फाइटिक एसिड और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो कैल्शियम के अवशोषण में सहायक कारक है कौन? जो है उपयुक्त सभी, विटामिन डी भी है, प्रोटीन भी है, फास्फेट्स भी है और फाइटिक एसिड भी है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके 48 नंबर। फास्फोरस के शोषण का कार्य कहाँ संपन्न होता है? ऑप्शन ए दिया छोटी आंत में, ऑप्शन बी दिया बड़ी आंत में, ऑप्शन सी है यकृत में, ऑप्शन डी है भोजन नाल में। तो फास्फोरस के शोषण का कार्य कहाँ संपन्न होता है? छोटी आंत में। कहाँ पर? छोटी आंत में, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आयोडीन का कार्य है। आयोडीन का कार्य है, ऑप्शन ए दिया ऊर्जा वो जो है उपापचय में, ऑप्शन बी दिया वृद्धि और विकास में, ऑप्शन सी दिया गर्भावस्था एवं जो है स्तन श्रवण में, ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 49 का? तो 49 नंबर का करेक्ट आंसर होगा आयोडीन का कार्य जो होता है ये सभी कार्य होते हैं, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 50वां नंबर प्रश्न है कि जल को शुद्ध करने के लिए भौतिक रूप से सर्वाधिक उपयोगी है। जल को शुद्ध करने के लिए भौतिक रूप से सर्वाधिक उपयोगी कौन है भाई? ए ऑप्शन है क्लोरीन, बी है आयोडीन, सी है आपका आसवन और डी है ओजोन। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा 50 का? तो जो क्लोरीन होता है जल को शुद्ध करने के लिए भौतिक रूप से उपयोगी है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, अशुद्ध जल से रोग हो जाता है कौन सा? ऑप्शन ए है क्षय रोग, ऑप्शन बी चेचक, ऑप्शन सी है जो है हाइजा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल को शुद्ध करने के लिए सॉरी क्या है, अशुद्ध जल से कौन सा रोग होता है? तो जो हैजा नामक रोग है ये अशुद्ध जल पीने से ही हो जाता है, हैजा। अगला प्रश्न है 52 नंबर, भुनने से लाभ है, भुनने से क्या लाभ है? ऑप्शन ए है धीरे धीरे सीखना, ऑप्शन बी है पौष्टिक तत्वों की कम हानि, ऑप्शन सी है भोज्य पदार्थ का एक समान भूनना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो भुनने से लाभ क्या होता है भाई? भुनने से लाभ होता है, ये सारे के सारे लाभ होते हैं। तो पौष्टिक तत्वों की कम हानि होती है, धीरे धीरे वो सीखता है, और भोज्य पदार्थ का एक समान भूनना भी हो गया ये। आप अगला प्रश्न आपके सामने 53 नंबर, कि जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि है। जल के माध्यम से अगर आप भोजन पका रहे हैं तो उस विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उबाला जाता है उसको, मतलब उबालना कहते हैं, तलना कहते हैं, ऑप्शन बी सी सेकना कहते हैं, या फिर डी भुनना कहते हैं। तो जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि जो होती है उसको उसको क्या कहते हैं? उबालना कहते हैं। ठीक, उबालना कहते हैं, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न है, कि वायु के माध्यम से भोजन पकाने की विधि है। अगर आप वायु के माध्यम से भोजन पका रही हैं तो उसका एक प्रकार से क्या है? तो जो वायु के माध्यम से भोजन पकाने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है सिमरिंग, ऑप्शन बी है जो है स्टोइंग, ऑप्शन सी दिया है रोस्टिंग, ऑप्शन डी दिया है बेकिंग। तो वायु के माध्यम से भोजन पकाने की विधि को रोस्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोस्टिंग, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने है चिकनाई। अगला प्रश्न क्या है, कि चिकनाई के माध्यम से भोजन पकाने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है गहरा तलना, ऑप्शन बी है हल्का तलना, ऑप्शन सी है शुष्क तलना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? उपयुक्त सभी। तो चिकनाई के माध्यम से भोजन पकाने की विधि गहरा तलना, हल्का तलना और शुष्क तलना, ये सब होता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। अब ये जो है हम चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर के कुछ प्रश्नों को चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आपके पाठ्यक्रम में चाइल्ड डेवलपमेंट भी है, तो उसको भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ये आपका सामने जो है, मानव विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि ये है। मानव विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कैसा है भाई? ऑप्शन ए दिया है आपका, कि मानव के विकास को समझने में सहायक है। ऑप्शन आपको बी दिया है कि मानव के लिए उपयुक्त वातावरण जो है निर्मित करने में उपयोगी है। ऑप्शन सी दिया है आपको कि मानव के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी है। ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका द, अर्थात मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें है कि मानव के विकास को समझने में सहायक है। ऑप्शन है ये वही करेक्ट है, मानव के लिए उपयुक्त वातावरण निर्मित करने में भी उपयोगी है मानव विकास। और तीसरा क्या है, कि मानव के व्यक्तित्व का मतलब कि व्यक्तित्व के विकास को समझने में भी उपयोगी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा नंबर, की मानव विकास में अध्ययन किया जाता है। मानव विकास में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत भिन्नताओं का, ऑप्शन बी है मानसिक प्रक्रियाओं का, ऑप्शन सी है मानव व्यवहार एवं अंतःक्रियाओं का, ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी का। तो मानव विकास में अध्ययन किसका किया जाता है? मानव विकास में अध्ययन किसका किया जाता है भाई? मानव विकास में अध्ययन किसका किया जाता है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी, मानसिक प्रक्रियाओं का भी, मानव व्यवहार एवं अंतःक्रियाओं, इन सभी का भी अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन इसका द करेक्ट है। ओके, मतलब कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विकास है एक क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर आने वाली प्रक्रिया है, या फिर विकास की प्रत्येक अवस्था के विशिष्ट गुण है, या फिर उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो विकास क्या है भाई? विकास एक क्या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी है, सामान्य से विशिष्ट की ओर भी चलती है, विकास की प्रत्येक अवस्था के विशिष्ट गुण को भी एक प्रकार से जो है विकास कहा जाता है। तो ये उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन इसका डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि विकास के, क्या प्रश्न है मेरे भाई? क्या प्रश्न है आपके सामने, कि विकास के मनोलैंगिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे? ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी है इरिक इरक्सन, ऑप्शन सी है पियाजे और ऑप्शन डी है कोलबर्ग। तो विकास के मनोलैंगिक सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो फ्रायड महोदय हैं। कौन है? फ्रायड महोदय। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, कि जन्म के बाद विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? तो जन्म के बाद ऑप्शन ए है आपका 3, ऑप्शन बी है 5 और ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 9। तो जन्म के बाद विकास की जो है लगभग 6 अवस्थाओं को बांटा गया। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, विजिबल हो पा रहा है, फटाफट से देखने का प्रयास करें। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, 6वां नंबर प्रश्न है कि बाल्यावस्था होती, 6वां नंबर नहीं है लेकिन अब जो है इसके पहले लगभग जो है 55 क्वेश्चन हमने देख लिए थे, उसके जो है किसके भाई,
तो ये इसमें दो खंड होते हैं वैसे खास करके, लेकिन पेपर आपका लगभग एक ही होगा, तो आप परेशान मत होइएगा। ओके, यहाँ पर देखने का प्रयास करें तो बाल्यावस्था होती है क्या भाई, प्रश्न में दिया है आपका कि बाल्यावस्था होती है। ऑप्शन ने दिया 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष की आयु तक के काल को बाल्यावस्था कहते हैं, या 6 से 12 वर्ष की, या फिर 2 से 12 वर्ष की, या फिर 7 से 12 वर्ष की। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, फटाफट से बताने का प्रयास करें। बाल्यावस्था कितने वर्ष की होती है, बाल्यावस्था होती है, बताएं फटाफट से। चलिए, बाल्यावस्था जो होती है आपकी, वो 2 साल से लेकर के 12 साल की अवस्था जो होती है, ये क्या कहलाती है, बाल्यावस्था कहलाती है। अगला है आपका उत्तर बाल्यावस्था का काल क्या, उत्तर बाल्यावस्था। ऑप्शन है 2 साल से 6 साल, 6 साल से 12 साल, 7 साल से 12 साल, या फिर 12 से 18 साल। तो उत्तर बाल्यकाल जो अवस्था है वो कौन सी है, वो आपकी 6 से 12 साल तक का जो समय काल है, ये 6 से 12 साल वाला ये उत्तर बाल्यावस्था है। ओके, उत्तर बाल्यावस्था यानी बाद वाली। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो ये इसका भी करेक्ट होगा। 7वें का अगला प्रश्न है, जो है 9वां नंबर प्रश्न है कि शैशवावस्था, जो शैशवावस्था की उम्र है वो क्या है। शैशवावस्था की उम्र है, ऑप्शन ए दिया है आपका 0 से 14 सप्ताह, ऑप्शन बी है 0 से 1 वर्ष, या फिर जो है 0 से 2 वर्ष, या फिर आपका 0 से लेकर के 6 वर्ष तक है। तो शैशवावस्था की उम्र क्या है, तो 0 से लेकर के 2 साल तक। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा मेरे भाई, शैशवावस्था की उम्र कौन सी है, 0 से लेकर के 2 साल तक। ऑप्शन इसका सा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका सामने 9वां नंबर प्रश्न है कि पूर्व बाल्यावस्था की उम्र है। पूर्व बाल्यावस्था अर्थात बाल्यावस्था की पूर्व की जो उम्र है वो कब से कब तक चलती है। ऑप्शन ए दिया 0 से 2 सप्ताह, आपको बी दिया है 0 से 4 सप्ताह, आपको ऑप्शन सी दिया है 0 से 6 वर्ष, तो आपका ऑप्शन डी दिया है 0 से 8 वर्ष। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो पूर्व बाल्यावस्था की उम्र जो है, पूर्व बाल्यावस्था की जो उम्र है वो 0 से 6 वर्ष तक के समय काल के लिए। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगला प्रश्न है मेरे भाई, अगला प्रश्न है आपका कि विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ है, ऑप्शन है वृद्धि, ऑप्शन बी है प्रगति, ऑप्शन सी है परिवर्तन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो विकास का अर्थ क्या है भाई, विकास का अर्थ जो है परिवर्तन से लिया था, किसका, परिवर्तन से लिया था। विकास का अर्थ क्या है, परिवर्तन से। होके ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं, शैशवावस्था का विकासात्मक कार्य है। शैशवावस्था का विकासात्मक कार्य कौन सा। ऑप्शन ए है चलना सीखना, ऑप्शन बी है ठोस भोजन ग्रहण करना, ऑप्शन सी है वार्तालाप सीखना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो भाई शैशवावस्था का जो विकासात्मक कार्य होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। शैशवावस्था के शैशवावस्था के क्या प्रश्न है आपके सामने, शैशवावस्था का विकासात्मक कार्य है, तो ये सारे के सारे चलना सीखता है, उसी में वार्तालाप करना सीखता है, ठोस भोजन को खाना सीखता है। तो ये ऊपर सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 12वां नंबर की बालक के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है। बालक के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है, मतलब कि ऑप्शन ए दिया है वंशानुक्रम एवं वातावरण, ऑप्शन बी है अभिवृत्तियाँ, ऑप्शन सी है समाजीकरण, ऑप्शन ऑप्शन डी है रुचियाँ। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाला जो तत्व है वो कौन सा है, तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाला जो तत्व है आपका वो है वंशानुक्रम एवं वातावरण। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों कि बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रभावित करता है कौन, यौन भेद, या ऑप्शन बी है रोग, या फिर सी ऑप्शन है बुद्धि, और ऑप्शन डी ऊपर सभी। तो बालक के शारीरिक क्या भाई, बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रभावित करता है, कौन करता है, तो ये रोग, यौन भेद और बुद्धि ये सब करते हैं, अर्थात उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्त्री तथा पुरुषों में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। स्त्री और पुरुषों में क्रोमोसोम जो होते हैं वो कितने कितने पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है 15-15, ऑप्शन बी है 20-20, ऑप्शन सी है 23-23, ऑप्शन डी है 35-35। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 23-23। तो स्त्री और पुरुषों में क्रोमोसोम जो होते हैं वो 23-23 पाए जाते हैं, ओके 23-23 जोड़े। अगला प्रश्न है गर्भावस्था में होने वाला आंतरिक परिवर्तन कौन नहीं, मतलब कि नहीं है। गर्भावस्था में होने वाले आंतरिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन ए दिया है चयापचयी परिवर्तन, ऑप्शन बी दिया है बमन, ऑप्शन सी दिया है बमन माने उल्टी, ऑप्शन सी दिया है त्वचा परिवर्तन, ऑप्शन डी दिया है आपका जो है क्या दिया है मूत्र नालिकाओं में होने वाला परिवर्तन। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो गर्भावस्था, गर्भावस्था में होने वाला आंतरिक परिवर्तन क्या है, ये बमन होना अर्थात उल्टी होना ये ही होता है। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न है गर्भावस्था का शारीरिक परिवर्तन है, शरीर में कौन सा परिवर्तन होता है अगर जो है गर्भधारण हुआ है तो। ऑप्शन ए दिया उदर का बढ़ जाना, उदर माने पेट, ऑप्शन बी दिया है वजन बढ़ता है, ऑप्शन सी दिया है मासिक धर्म जो है रुक जाना, ऑप्शन जो है डी है आपका उपरोक्त सभी।
तो गर्भावस्था की शारीरिक परिवर्तन क्या है भाई? गर्भावस्था में जो है का शारीरिक परिवर्तन क्या है? ऑप्शन डी, यानी ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। वज़न बढ़ जाता है, उधर बढ़ जाता है, मासिक धर्म भी रुक जाता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो कि गर्भावस्था में शारीरिक रूप से परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है जो है 17वां नंबर, गर्भावस्था है। तो गर्भावस्था शिशु जन्म से 2 सप्ताह पूर्व की अवस्था को कहते हैं, या फिर शिशु जन्म की अवस्था तक कहते हैं, या फिर बात की जाए अगला आपका शिशु के जन्म के 15 मतलब पश्चात 15 दिन की अवस्था, या डी है आपका शिशु जन्म से 15 माह की अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर पूर्ण गर्भावस्था जो होती है, शिशु जन्म तक की जो अवस्था होती है उसी को गर्भावस्था कहते हैं। जब शिशु जन्म ले लेता है तो उससे बाद जो उससे पहले की अवस्था उसी को गर्भावस्था के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18वां नंबर प्रश्न देखिए सभी लोग फटाफट से। 18वां नंबर प्रश्न है, जाइगोट का आकार होता है। क्या जाइगोट का आकार होता है? जाइगोट का आकार होता है, ऑप्शन ए दिया अंडानुमा, ऑप्शन बी गोलाकार, सी है तिकोना और डी है चौकोर। तो जो है जाइगोट का आकार कैसा होता है? तो अंडानुमा होता है। कैसा? अंडानुमा, ऑप्शन इसका आ करेक्ट है। अगला प्रश्न 19 नंबर, भ्रूणावस्था में, भ्रूणावस्था में क्या होता है? यहीं पर अब देखने का प्रयास करें। भ्रूणावस्था में क्या होता है? भ्रूणावस्था में भ्रूण मानवीय स्वरूप जो है ग्रहण करने लगता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है सभी विकास प्रारंभ हो जाते हैं, ऑप्शन सी है शिशु धर्म मतलब कि शिशु गर्भ में घूमने लगता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भ्रूणावस्था में क्या होता है? भ्रूणावस्था में जो होता है ये सभी कार्य होते हैं, अर्थात भ्रूण मानवीय स्वरूप ग्रहण करने लगता है और सभी विकास प्रारंभ हो जाते हैं यहीं से, शिशु गर्भ में घूमने लगता है। तो ये सब कार्य जो है भ्रूणावस्था के अंतर्गत ही होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें आप सभी लोग फटाफट से। एक बार भी जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है जो है प्रसव प्रक्रिया की प्रमुख अवस्थाएं कौन सी होती हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 9। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो प्रसव प्रक्रिया की प्रमुख जो है अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि सिजेरियन शिशु उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए है साधारण प्रसव द्वारा, ऑप्शन बी है यंत्रों द्वारा, ऑप्शन सी है जटिलता पूर्ण प्रसव द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के द्वारा। तो भाई जो है क्या होता है? सिजेरियन जो शिशु होता है वह किसके द्वारा? जटिलता पूर्वक प्रसव के द्वारा होता है। सिजेरियन शिशु उत्पन्न होते हैं किसके द्वारा भाई? जटिलता पूर्वक प्रसव के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने जो है प्रसव प्रक्रिया की अवस्था है। प्रसव प्रक्रिया की अवस्था है, कौन सी अवस्था होती है? ऑप्शन ए भ्रूणावस्था, ऑप्शन बी है शैशवावस्था, ऑप्शन सी है विस्फारण अवस्था और ऑप्शन डी है बाल्यावस्था। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर प्रसव प्रक्रिया की जो अवस्था होती है कौन सी होती है? जो है विषधारण अवस्था। कौन सी? विषधारण, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने है जो है 23 नंबर, प्राकृतिक प्रसव को कहा जाता है। प्राकृतिक प्रसव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सरल प्रसव, ऑप्शन बी है साधारण प्रसव, ऑप्शन सी है स्वाभाविक प्रसव, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो प्राकृतिक प्रसव को क्या कहा जाता है भाई? प्राकृतिक प्रसव को जो है आपका स्वाभाविक प्रसव के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर, नवजात शिशु की सामान्यतः मतलब की साधारणतः लंबाई होती है। क्या नवजात शिशु की सामान्यतः मतलब की साधारणतः कितनी लंबाई होती है? तो भाई अगर बात की जाए जो है तो कितनी लंबाई होती है? ऑप्शन ले लीजिए पहले। नवजात शिशु की साधारणतः लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए दिया 30 से 40 सेंटीमीटर, बी दिया 40 से 50, सी दिया है 45 से 52 और ऑप्शन डी दिया होगा आपको 50 से 60। तो बताने का प्रयास करें फटाफट से। तो भाई नवजात शिशु की साधारणतः लंबाई कितनी होती है? तो 45 से लेकर के 52 सेंटीमीटर तक की लंबाई होती है, ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न देखें। 25 नंबर प्रश्न, जन्म के समय बालक का औसत भार कितना होता है? ऑप्शन ए दिया 1 किलोग्राम, बी है 2 किलोग्राम, सी है 1.5 मतलब 3.5 किलोग्राम और ऑप्शन डी है 4.5 किलोग्राम। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? जन्म के समय बालक का जो औसत भार होता है वो कौन सा होता है? 3.5 किलो। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 26 नंबर की, एक वर्ष में बालक की हड्डियों की संख्या हो जाती है। एक वर्ष में बालक की हड्डियों की संख्या हो जाती है, कितनी हो जाती है एक वर्ष में? ऑप्शन ए दिया 220, ऑप्शन बी दिया है 320, ऑप्शन डी सी दिया है 370 और ऑप्शन डी दिया है 208। तो एक वर्ष में बालक की हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है?
कितनी हो जाती है एक वर्ष में, तो 370 हो जाती हैं। ओके, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 27 नंबर। क्रियात्मक क्या है प्रश्न? क्रियात्मक विकास को कितने जो है आधार पर होता है, सॉरी, क्रियात्मक विकास कितने क्रम के आधार पर होता है? ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 आधार पर होता है। ऑप्शन इसका 2। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्रियात्मक विकास के प्रकार है, क्रियात्मक विकास के प्रकार है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो क्रियात्मक विकास के कितने प्रकार हैं? क्रियात्मक विकास के भी कितने प्रकार हैं? 2 ही प्रकार हैं। ओके, क्रियात्मक विकास के कितने क्रम के आधार पर होता है? 2 के ही होता है। ठीक, और इसका भी क्रियात्मक विकास के प्रकार कितने होते हैं? ये भी 2 होता है। ऑप्शन इसका ये भी 2 है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 29 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें आप सभी लोग। 29 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से और वीडियो को लाइक करेंगे। 29 नंबर प्रश्न आपके सामने है। क्या प्रश्न है? प्रश्न लिखा हुआ बड़े अच्छे तरीके से। प्रश्न है आपका कि क्रियात्मक विकास का महत्व क्या? क्रियात्मक विकास का महत्व है क्योंकि शारीरिक विकास की पूर्णता के लिए। ऑप्शन बी दिया है आपको मानसिक विकास से सहयोगशीलता के लिए। ऑप्शन सी है संवेगात्मक व्यवहार के निर्धारण के रूप में, या फिर उपरोक्त आपका जो है सभी करेक्ट आंसर होगा। तो क्रियात्मक जो होता है विकास का महत्व है क्योंकि भाई जो है ये सभी कार्य होते हैं, शारीरिक विकास की पूर्णता के लिए भी होता है, मानसिक विकास की सहनशीलता के लिए भी होता है, और संवेगात्मक जो है व्यवहार के निर्धारण के लिए भी होता है। ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 30 नंबर देखें फटाफट से। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, संवेगों के कारण किस में परिवर्तन होता है? संवेगों के कारण से किस में परिवर्तन होता है? तो भाई किस में होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। किस में? व्यवहार में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न देखें फटाफट से। 31 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्रोध का संवेग आने पर बालक का चेहरा हो जाता है। क्रोध का संवेग आने पर बालक का चेहरा हो जाता है, कैसा हो जाता है? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है नीला और ऑप्शन डी है हरा। तो क्रोध का संवेग आने पर क्या होता है? क्रोध का संवेग आने पर मेरे प्यारे दोस्तों जो बच्चे का चेहरा होता है वो लाल लाल हो जाता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि संवेगात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक। अगला प्रश्न है कि संवेगात्मक स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला जो होता है प्रमुख कारक कौन है? ऑप्शन ए शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी है पर्यावरण, ऑप्शन सी है माता पिता की अभिवृत्तियां, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट, संवेगात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन है भाई? पर्यावरण भी है, शारीरिक स्वास्थ्य भी है, माता और पिता की अभिवृत्तियां भी हैं, यानी ये सभी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 33 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी है परिपक्वता, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य और ऑप्शन डी है ऊपर सभी। तो भाषा विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कौन है? ये सभी हैं। ओके, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। परिपक्वता भी है, बुद्धि भी, स्वास्थ्य भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 34 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक विकास की अवस्था है। क्या सामाजिक विकास की अवस्था है? ऑप्शन ए दिया है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो सामाजिक विकास की अवस्था कैसी है? सामाजिक विकास की अवस्था कैसी है भाई? तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कहलाती है, शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, ये सभी की सभी कैसी है? सामाजिक विकास की अवस्थाएं ही। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि संज्ञात्मक प्रक्रिया की विशेषता है। ऑप्शन है संज्ञात्मक प्रक्रियाएं सदैव स्थगित होती हैं, ऑप्शन बी दिया संज्ञान के अंतर्गत अनेक मानसिक प्रक्रियाएं निहित होती हैं, ऑप्शन सी है संज्ञान पर जो है परिवेशीय व दीपक एवं मतलब कि जो व्यक्ति की क्या होती है प्रतिक्रियाओं के मध्य का कार्य करता है। ऑप्शन इसका जो है डी दिया है उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताने का प्रयास कीजिए जितने भी लोग देख रहे हो। चलिए, प्रश्न क्या है? संज्ञात्मक प्रक्रिया की विशेषता है। तो संज्ञात्मक क्रिया की विशेषता कौन कौन सी है? तो ये सभी हैं, अर्थात संज्ञात्मक प्रक्रियाएं सदैव व्यक्तिगत होती हैं, संज्ञान के अंतर्गत जो होता है मानसिक प्रक्रियाएं निहित होती हैं, संज्ञान परिवेशीय उद्दीपक एवं जो है व्यक्ति की प्रक्रियाओं के मध्यस्थता का कार्य करता है। तो यानी कि ये सही है आपका ऑप्शन इसका डी।
अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न आज का 36 नंबर देखें। संज्ञात्मक प्रक्रिया का सिद्धांत है। ऑप्शन है प्रगतिशीलता, ऑप्शन बी है सहसंबंध, ऑप्शन डी है मुक्त अवस्था सिद्धांत और ऑप्शन डी है जो है आपका विकासात्मक सिद्धांत। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो संज्ञात्मक प्रक्रिया का सिद्धांत कौन सा है आपका? ऑप्शन डी विकासात्मक सिद्धांत जो है यही संज्ञात्मक प्रक्रिया का सिद्धांत है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ओके, ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। और भी जल्दी आपके सामने अर्थशास्त्र का ही मॉडल पेपर दिया है, उसको देख लीजिएगा सभी लोग। ओके, मनोविज्ञान का जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होगा, तो इसको जरूर आप लोग देखिएगा। जल्दी मनोविज्ञान के जो है इसी प्रकार से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, लगभग 100 से अधिक प्रश्नों पर चर्चा की गई। हालांकि यहाँ पर हमने आपको गृह विज्ञान में 100 से अधिक प्रश्नों को नहीं करवा पाया हूँ, लेकिन फिर भी आप देखेंगे यहाँ पर 36 क्वेश्चन इसके और लगभग 56 क्वेश्चन उसके 55 क्वेश्चन। तो आप सोच लिए 55 और 55 और 5 कितना हो गया? 60, 60 30 90 95 प्रश्न आपके लगभग तैयार हो गए हैं। 90 प्रश्न आपके। ओके ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार लगातार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।